तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। तो मैं प्रिया आपके साथ मैराथन जो है सीरीज़ का ये पार्ट 3 आपका रहने वाला है। इसके पहले मैंने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उसको आई बटन से या मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसका जो है लिंक पिन कर दूँगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जितना भी इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसको आप चाहते हैं बिल्कुल एक जगह एक्यूरेटली लिखना या फिर पढ़ना समझना, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही अप्रोप्रिएट रहने वाली है। हर एक चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ किसी देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे राजर्षि क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। इसके साथ ही अगर आप यूपी बीएड या फिर इसके साथ ही अन्य जो है कॉम्पिटिटिव लेवल जो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, इसके साथ ही यूजी या पीजी साइकोलॉजी भी आपका है, तो भी आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करके अप टू डेट उससे हो सकते हैं। तो यहाँ पर सीटेट यूपीटेट अगर इन सब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा टॉपिक है जो कि आपको सीटेट में भी 5 नंबर में देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको लास्ट लॉन्ग तक पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये उतना ही जो है यूज़फुल रहेगा। तो देखिए ये हमारा यूनिट 3 रहने वाला है। जी हाँ, जो यूनिट 3 हमारा है ये वो रहने वाला है। यूनिट 1 और यूनिट 2 में जो है हमने पहले ही कवर कर लिया था, जिसमें सबसे पहले इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम, सभी चीज़ों को। जबकि यूनिट 2 में हमने डोमेन्स के ऊपर डिस्कशन किया था। डोमेन्स दैट मीन्स कि कौन कौन से एरिया है उसके, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ा। अब ये जो तीसरा यूनिट है ये फोकस करता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि किस प्रकार से पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूजन को प्रमोट कर सकते हैं और इसके साथ ही एक्सक्लूजन से बच सकते हैं। तो यहाँ यही बात आ जाती है कि एक्सक्लूजन जो आया तो एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इंक्लूजन, पढ़ा है इंक्लूजन या फिर आप जिसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इनका मतलब हो गया आपका किसी चीज़ को जब हम क्या करते हैं अंदर की तरफ, मतलब जिसमें हम समावेशित हो रहे हैं। और जब भी एक्स आ जाएगा तो एक्स का मतलब क्या होता है, तो एक्स का मतलब है कि आप उसको बाहर कर रहे हैं। तो एक्सक्लूजन इज़ अ अपोजिट वर्ड टू इंक्लूजन। ठीक है, इंक्लूजन का ठीक उल्टा क्या है, एक्सक्लूजन है। तो देखिए अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, मैं आपको इसको समझा देती हूँ एक्सक्लूजन, कि अगर हम शिक्षा जगत में बात करें तो कोई भी जो पीपल है, कोई भी बच्चा है हु इज़ नॉट अलाउड, जिसको अलाउ नहीं करते हैं टू अटेंड स्कूल और गो ऑन द स्कूल प्रेमाइसेस, मतलब कि आपने किसी को थोड़े टाइम के लिए या परमानेंटली स्कूल के प्रेमिसेस से या फिर स्कूल की सारी जो पढ़ाई लिखाई टीचिंग प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ है, उससे क्या कर दिया, शॉर्ट लिस्ट कर दिया है, हटा दिया है, निकाल दिया है। तो ये होता है एक्सक्लूजन। अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हम उस कारणों को भी पढ़ेंगे। क्लियर। तो देखिए जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो एक्सक्लूजन आप अपने से जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग का लिख सकते हैं, एक आध डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज डायमेंशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि इसके कितने आयाम हैं। तो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन होता है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, मतलब इन आयामों पे व्यक्ति को एक्सक्लूड किया जाता है, बहिष्करण किया जाता है। जैसे पॉलिटिकल जो राजनीतिक होता है, इकोनॉमिक जो आर्थिक, सोशल में भी देखिए यहाँ पे दिया है ना कास्ट बेस्ड और अनटचेबिलिटी। तो आपने कास्ट बेस्ड सुना है कि जातिगत आधार पे, और एक अनटचेबिलिटी की निम्न जाति का, शूद्र जाति का है तो छुआछूत है, अनटचेबल है। तो ऐसा हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। तो ये जो सोशल है, जो ये प्रोडक्ट और प्रोसेस, ये जो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है ना छोटे में बना हुआ, इस फिगर को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस फिगर को आप ज़रूर ड्रॉ करिएगा। एक्सक्लूजन जो है देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट भी होता है और प्रोसेस भी होता है, मतलब कि ये अंतर क्रिया का परिणाम भी होता है और खुद भी एक प्रक्रिया होती है। तो प्रोडक्ट और प्रोसेस, और ये जो बीच वाला ये जो कॉमन है ना, यही क्या है आपका एक्सक्लूजन। क्या है एक्सक्लूजन, जो यहाँ पे ये बना हुआ है। तो ये प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों को मिला करके जो रिजल्ट होता है, जो दोनों में कॉमन होता है ना, ये वेन डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है, यही एक्सक्लूजन होता है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सक्लूजन इज़ अ वर्ड अपोजिट टू इंक्लूजन, ये लिख सकते हैं। इसके साथ ही इट इज़ अ प्रोसेस, मीन्स एक्सक्लूजन इज़ अ प्रोसेस ऑल्सो एंड एक्सक्लूजन इज़ अ प्रोडक्ट ऑल्सो। और उसके बाद ये फिगर आप बना सकते हैं। एक्सक्लूजन हैज़ वेरियस डायमेंशंस, उसके बाद आप इस प्रकार
प्रकार से फिगर या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 का यूज़ करके कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। सोशल यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूजन हम देखते हैं वो सोसाइटी में हमें काफ़ी जगह अच्छे से देखने को मिल जाता है, हालांकि अब ये चीज़ें काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो एक्सक्लूजन इज़ बोथ अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है बोथ अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। अब इसके बाद देखिए कंपोनेंट्स, एक्सक्लूजन के क्या क्या घटक होते हैं, किन के माध्यम से, किन तत्वों के माध्यम से लोग जो है एक्सक्लूड करते हैं, तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहला है एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड दैट मीन्स वो जिसको कि निष्कासित किया गया है, बहिष्कृत किया गया है। क्लियर? तो पहला तो वो हो गया, दूसरा एजेंट जिसने उसको किया है, तीसरा है इंस्टीट्यूशन जहाँ पर किया गया है, और चौथा है प्रोसेस, प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। तो ये इसके क्या हैं, घटक हैं। क्या है? घटक। तो समझ में आया घटक कितने हैं? तो 4 घटक यहाँ पर हैं। कौन कौन से वो 4 घटक? पहला हो गया एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, एजेंट, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस। जिस प्रक्रिया द्वारा हुआ, जिस संस्थान में हुआ, जिसके द्वारा हुआ और जो हुआ, ये वही 4 लोग इसके घटक का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद एजुकेशनल एक्सक्लूजन। अब ये तो हमने नॉर्मल एक्सक्लूजन की बात करी ना, कि नॉर्मल एजुकेशन एक्सक्लूजन के क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं। जब हम एजुकेशन के फील्ड में बात करें, क्योंकि हम मेनली किसको पढ़ रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन एक्सक्लूजन जो है ये बताता है एक्सक्लूजन फ्रॉम, किससे एक्सक्लूजन? लाइफ प्रोस्पेक्ट। अगर आपको एजुकेशन नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में हैं उससे आप छूट जाते हैं। एंट्री इनटू स्कूल, मतलब कि जो अनटचेबल्स थे, जिनके साथ एक्सक्लूड करते थे, उनको पढ़ाई लिखाई की जो है आज़ादी नहीं थी, राइट्स नहीं थे उनके पास, तो ये क्या है, उनको उनके जीवन से वंचित कर दिया गया। एंट्री इनटू स्कूल, उनको स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती थी। पार्टिसिपेशन, सोसाइटी में कोई काम हो रहा है तो उसमें जो अगर निम्न जाति का है तो उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं लोग, या फिर स्कूल में एक्टिविटी है एजुकेशन सेक्टर में तो वहाँ भी पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। क्लियर? इसके बाद ही नेक्स्ट है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्या है, ये आपका लर्निंग लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा कट गया है ये, ठीक है। क्या है ये? लर्निंग एक्सपीरियंसेस। उसके बाद है रिकॉग्निशन, कि उनको उनकी पहचान नहीं दी जाती है, ठीक। अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया तो फिर भी लोग उस चीज़ की बहुत बार तारीफ करने से क्या होते हैं, हिचकते हैं। तो ये एजुकेशनल एक्सक्लूजन के पोर्शन है, कि यहाँ पे आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, डायग्राम से भी बना सकते हैं, कि एजुकेशन एक्सक्लूजन दैट मीन्स एक्सक्लूजन फ्रॉम लाइफ प्रोस्पेक्ट, एंट्री इनटू स्कूल, पार्टिसिपेशन, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड रिकॉग्निशन। नाउ अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए जैसा मैंने आपको उसके डेफिनेशन में ही बताया कि एक्सक्लूजन जो है शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है, जो फिक्स्ड पीरियड है, या फिर परमानेंटली भी हो सकता है। दोनों प्रकार से एक्सक्लूजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा में बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस जितने भी हैं ना, उनको बहुत अच्छे से याद करिएगा। मैं कोटेशंस के लिए एक अलग से वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोटेशंस हैं ना उनको एक जगह करके आपको समझा दूंगी, ताकि आप उसको अपने आंसर में अपने अकॉर्डिंग जो है फिट कर सकें। मेकिंग एवरी स्कूल इंक्लूसिव इज़ द बेस्ट वे टू रीच एंड टीच ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ द सोसाइटी, डिसेबल्ड और नॉट। दैट मीन्स कि जो भी ये एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, जो वेरियस प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल हम फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितने भी स्कूल्स हैं सारे के सारे स्कूल्स को क्या कर दें, हम इंक्लूसिव बना दें, सभी स्कूल को समावेशी शिक्षा उसमें कर दें। यही सबसे बेहतरीन तरीका है हर बच्चे तक पहुंचने का, चाहे वो डिसेबल्ड है या नहीं। क्लियर? अब देखिए यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, यूनिसेफ आपका क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ education have a goal to enable all children the full participation and this must be achieved through inclusive education। तो यूनिसेफ जो कि एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यूनिसेफ का कहना है कि भाई जो एजुकेशन होती है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल ये होता है कि वो हर एक लर्नर तक पहुँचे, हर एक बच्चे तक पहुँचे और हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। और जब आप हर एक की बात करते हैं तो उसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। क्लियर?
अब देखिए आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अब यूनिसेफ ने मतलब वर्ल्ड इंटरनेशनल फोरम लेवल पे तो ये बता दिया गया, तो इसको हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू कर सकते हैं, नेशनल लेवल प्रैक्टिसेस के थ्रू कर सकते हैं, सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी हेल्प लेके कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन अलग अलग जगह जो है लोगों तक वो पहुँच बनाकर कर सकते हैं। इसके साथ ही एनजीओ क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट से संबंधित ना होकर के खुद से चलने वाली जो संस्थाएं होती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे पॉलिसीज़ की बात करते हैं, पॉलिसीज़ एट स्कूल लेवल। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है इस चैप्टर से कि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पूछता है स्कूल लेवल के, एंड ऑफन लर्नर्स कंफ्यूज कि भाई पॉलिसी और प्रोग्राम में हमें क्या क्या लिखना है। तो दोनों अलग अलग है। पहली चीज़ आप इस बात को याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में पॉलिसी पूछा है या फिर प्रोग्राम पूछा है। तो अभी हम जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो पॉलिसी है, इसके बाद हम प्रोग्राम्स को देखेंगे। ठीक। अब देखिए पॉलिसी एट प्राइमरी स्कूल लेवल, तो मैं यहाँ पे आपको कई सारी पॉलिसीज़ को बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन आपसे हमेशा लॉन्ग 2 पार्ट में पूछता है। तो सेकंड पार्ट में है तो जैसे आपको 4 से 4.5 जितनी भी आपकी स्पीड एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर की फ्रेमिंग करिएगा। ये नहीं कि एक बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरे के लिए फिर जगह छोड़ दें या फिर दूसरा इनकम्प्लीट हो जाए, पेपर छूट जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है। तो पॉलिसी देखिए, सबसे पहली पॉलिसी हमारी क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो प्राइमरी के बच्चों के लिए बनाई गई थी, जिसमें सबसे पहली पॉलिसी हमारी क्या है, एनईपी 1986 जो है हमारा सबसे पहला एनईपी 1986। इसी का जो है पीओए क्या है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसी का रिवाइज्ड रूप है जिसको हम एनईपी पीओए 1992 कहते हैं। पॉलिसी कब आई, 1986 में, और वो रिवाइज्ड होकर के दोबारा कब आई, 1992 में। फोकसेस इट्स अटेंशन ऑन एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, तो ये जो आया ना आपका रिवाइज्ड फॉर्म में, इन्होंने जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं हमारी सोसाइटी के, उनके एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हुए इसमें जो है चीज़ों को क्या किया, सबके समक्ष रखा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंटीग्रेट द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप विथ मेन स्ट्रीमिंग, कि जो बच्चे फिजिकली या मेंटली रूप से क्या है, असक्षम हैं, उनको मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा मेन स्ट्रीमिंग से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये एनईपी 1986 की बात है। अब इसके बाद हम देखते हैं आरसीआई को। आरसीआई भी शॉर्ट में भी पूछता है और ये आपका काम यहाँ पर भी कर देगा। दैट मीन्स पॉलिसी जो प्राइमरी लेवल पे, आरसीआई स्टैंड करता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992। अगर हम आरसीआई की बात करें तो 1992 में ये आया था, बट 93 में ये एक्ट बन गया था। आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सपोर्टेड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड थ्रू ग्रोथ इन प्रोफेशनल कोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन एचआरडी जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसके बारे में। तो एचआरडी जिसका नाम अब बदल करके क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे है कि ये उन बच्चों की ग्रोथ, अब ये देखिए जितने भी आप पॉलिसीज़ देख रहे हैं ना, चूँकि आपके लिए इस चीज़ को एक माइंड में तरीका आप बनाइए सबसे पहले कि जो एजुकेशन आप पूरी पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव, उसमें नॉर्मल बच्चे तो पढ़ते हैं बट आपको ज़्यादा फोकस डिसेबल्ड के ऊपर करना है। तो आप जितनी भी पॉलिसीज़ लाएंगे ना उसमें हैं तो काफ़ी सारे पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि एनईपी में सिर्फ और सिर्फ जो 1986 वाला था सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड या हैंडीकैप की बात की गई, बट आपके कोर्स में जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे आपको हैंडीकैप बच्चों के बारे में, डिसेबल्ड बच्चों के बारे में उस चीज़ को हाईलाइट करना है, तो आप एग्ज़ाम के नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वही चीज़ें लिखेंगे। सेम एज आरसीआई की जब हम बात करते हैं तो आरसीआई जो डिसेबल्ड बच्चे हैं ना उनके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज जो है कि वो कुछ ना कुछ स्किल्स सीखें और उससे क्या कर सकें, अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें, ये इसके ऊपर ध्यान देने के लिए बनाया गया। अब देखिए यहाँ पर 45,000 प्लस देख रहे हैं आप, 45,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल हैव रजिस्टर्ड विथ आरसीआई। 45,000 प्लस यहाँ पर कोर्सेज हैं और लोग इसके साथ जो है जुड़ करके अपने स्किल्स को बढ़ाते भी हैं। 12,000 इसमें से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले बच्चे हैं, मतलब 12,000 इसमें से जो ये कोर्सेज लाए गए हैं उसमें से 12,000 ऐसा है जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड कोर्सेज हैं। क्लियर। अब हम आते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडब्ल्यूडी। ये जितनी पॉलिसीज़ आप पढ़ रहे हैं ना ये आपको यहाँ भी हेल्प करेगी, एज वेल एज शॉर्ट आंसर में भी आपको हेल्प उतनी ही करने वाली है, तो बहुत ही ध्यान से समझिए।
पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, ये उसका पूरा नाम है, एक्ट 1995। शॉर्ट में हम कहें तो शॉर्ट में हम इसको कहते हैं PWD एक्ट। क्या कहते हैं? PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ठीक, इसी का रिवाइज्ड फॉर्म एक आता है जिसको RPWD कहते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको समझिए। PWD एक्ट 1995, ये 1995 में बना बट फोर्स में कब आया? 1996 में। क्लियर? अब इसने किन किन चीज़ों पे एसएस अपनी पहुंच बनाई? तो पहला हो गया आपका एजुकेशन में, दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट, जो उनका रोजगार था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बच्चे प्राइमरी में जा रहे हैं तो कम से कम अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए, अगर वो डीफ है तो भी उसके लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट टूल हो, सोशल वेलफेयर मेजर्स, इसके साथ ही सामाजिक जो है किस प्रकार से वेलफेयर हम कर सकते हैं ऐसे बच्चों का, इसके ऊपर इसने अपनी पहुंच बनाई अंडर द PWD एक्ट। अब देखिए जो आपका PWD एक्ट है ना, तो अंडर द PWD एक्ट अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो हमने PWD कहा, हैज़ बीन डिफाइंड एज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने पेपर में लिखना भी होगा कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। PWD एक्ट को डिफाइन करने को कहा या बोल दिया डिफाइन व्हाट इज PWD एक्ट। तो अ पर्सन हैविंग 40% और मोर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज़। अब ये जो फॉलोइंग डिसेबिलिटीज़ है ना, इनको आपको लिखना है, जैसा मैंने आपको बताया है कि PWD एक्ट जो है ये आपका क्या होता है? पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो 1995 में आया, 96 में ये फोर्स में आया। इसके अंदर 7 डिसेबिलिटी की बात की गई थी। कितनी? 7 डिसेबिलिटीज़ की। तो जो ये 7 डिसेबिलिटीज़ हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो इनका कहना है कि PWD या पर्सन हैविंग 40%, कि ये जो 7 है ना, इन 7 में से 40% कोई भी प्रॉब्लम होगी या उससे ज़्यादा, तभी उनको PWD एक्ट के तहत जो भी इसमें छूट आती है वो उनको दी जाएगी। तो उसका क्या रेशियो है? 40% या फिर उससे ज़्यादा की प्रॉब्लम है तभी, उससे कम होगा तो वो लोग PWD एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए कौन कौन सी इसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जितने भी वर्ड्स हैं ना, अगर आप हिंदी मीडियम से भी लिख रहे हैं, कॉपी हिंदी में भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सारी चीज़ें अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। जी हाँ, टेक्निकल वर्ड्स को, वो हेडिंग को पेपर में अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश में लिखने में इजी भी पड़ती हैं। अब आप इसकी हिंदी बनाने जाएंगे तो हिंदी बहुत सारी हो जाती हैं, तो कन्फ्यूजन होती है, तो जिसकी वजह से आपके मार्क्स जाने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसको आप इंग्लिश में ही सातों के सातों को याद कर लीजिए, बस इन्हीं सातों को याद कर लीजिए। ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन, ब्लाइंडनेस, लो विजन, फिर एल से एक लो विजन, एक लेप्रोसी कर्व्ड। इसके साथ ही हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, दो तो आपके ऐसे हो गए, लो विजन, लेप्रोसी कर्व्ड, ये दो तो एक जैसे। उसी तरह मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस, ये दो ऐसे हो गए। हियरिंग और लोकोमोटर याद रख लीजिए, उसके साथ ही ब्लाइंडनेस, सबसे पहले तो अंधे होंगे। ठीक, तो ब्लाइंडनेस हो गया। तो ये जितने भी बच्चे हैं जिनके अंदर 40% या उससे अधिक की जो है आपकी प्रॉब्लम होगी, तो वही PWD एक्ट के अंदर आएंगे। ओनली दिस 7 कैटेगरीज वुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द PWD एक्ट ऑफ 1995। जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ ये 7 कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे वो ही जो है क्या होंगे, कैटेगराइज किए जाएंगे टू गेट द बेनिफिट ऑफ द राइट एंड स्कीम्स अंडर द PWD एक्ट। रेदर देन दिस, द मेन राइट available to the person with disabilities in the field of education in public schools, public employment etc. are as following। इसके साथ ही जो ऐसे बच्चे हैं या जो पर्सन्स हैं जो PWD एक्ट के अंदर आएंगे, तो उनको जो है पब्लिक की मतलब पब्लिक उसमें भी, पब्लिक स्कूल्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ जो है छूट मिलेगी। जैसे कि अगर एजुकेशन में बात करें तो नॉर्मल बच्चे 14 साल तक फ्री एजुकेशन जो है करेंगे, जबकि डिसेबल्ड बच्चा 18 साल तक करेगा। क्लियर। एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो चैप्टर 6 जो है PWD एक्ट का सेक्शन 32 to 40 कहता है कि 3% रिजर्व्ड ऑफ ऑल पोस्ट इन ऑल जॉब, कि 3% जो है हर एक पोस्ट में आपके लिए रिजर्व रहेगा जो बच्चे PWD एक्ट के अंतर्गत आते हैं। एक्सेसिबिलिटी जो पहुंच है, तो सेक्शन 44 to 47 बताता है कि यहाँ पर अगर आप पब्लिक स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है आपकी पहुँच के अनुसार रहेंगी। जैसे ब्रेली ऑडिटरी सिग्नल्स, जैसे कि अगर आप बाहर जाते हैं तो
अब धीरे धीरे क्या है कि अभी ये चीज़ें हमें इधर देखने को कम मिलती हैं, बट अभी भी आप जाएंगे धीरे धीरे एक्सेसिबिलिटी की, अगर ये बाहर भी कहीं जाते हैं तो इनको उस हिसाब की चीज़ें जो है फैसिलिटेट करवाना गवर्नमेंट ने किया है। अब होती कितनी है वो तो जो है हमें दिखता ही है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ एंड ग्रीवेंस रिड्रेशल, यहाँ पे जो है कि अगर कोई भी चीफ कमिश्नर है, ठीक है, कि सेक्शन 57 बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एट सेंट्रल लेवल, कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उसमें जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंट्रल लेवल से चीफ कमिश्नर का किया जाएगा। क्लियर? तो आपने कौन कौन से एक्ट को पढ़ लिया, तो आपने देख लिया, आपका सबसे पहले एनईपी देख लिया 1986 का। तो एनईपी को देखने के बाद हमने नेक्स्ट किसको देखा, आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके साथ ही अभी हमने किसको देख लिया, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ को देख लिया, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 जो 96 में फोर्स में आया। इसके साथ ही इसमें अलग अलग लोगों को जो है फ़ायदे मिले, एजुकेशन के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट में, एक्सेसिबिलिटी में, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट है हमारा एनटीए। अब ये एनटीए क्या है भाई, तो एनटीए जो है नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 का है। क्लियर? नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 का है। ये जो है इसमें आईसीडीएस जो बच्चे हैं, जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो आपका आईसीडीएस है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। जो आपका आईसीडीएस है ना, तो इस आईसीडीएस इसी के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही इसमें एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये भी इस एनटीए मिशन के ही अंतर्गत आता है। इसके साथ ही एसएससी सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों वाला, ये भी इसके अंतर्गत आता है। इसके साथ ही आईईसीवाईडी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ यूथ डिसेबिलिटी, ये जो है ये भी आपका 14 से 18 साल का बच्चों का है, और ये भी यहाँ पे 14 है, ये आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, 14 से 18 साल के बच्चों का ये भी एनटीए के अंतर्गत आता है। सिर्फ आप इसके नाम को याद रखिए, बाकी चीज़ें आपका हो जाएगा। तो एनटीए वैसे तो अलग से नहीं पूछेगा, पॉलिसी में मैं बहुत सारी पॉलिसी बता रही हूँ, तो आप उसमें से 3-4 पॉलिसीज़ भी अगर याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे एनटीए में, हमने जिसको किसको देखा, तो आईसीडीएस, एनआरएचएम, एसएससी और आईईसीवाईडी। ठीक है, आईसीडीएस क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। एनआरएचएम क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो गांव के लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। सर्व शिक्षा अभियान, इसके साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चाइल्ड विथ यूथ एंड डिसेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, 2006 का ये आया था। ठीक, यहाँ पे फिजिकल रिहेबिलिटेशन स्ट्रैटेजीज थी, एजुकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी, वुमेन विथ डिसेबिलिटीज़ की यहाँ पे खास तौर पे जो है पॉइंट आउट किया गया था, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात की गई थी, और यहाँ पे एनजीओ को भी प्रमोट किया गया था कि गवर्नमेंट के पास ना तो गवर्नमेंट उतना फंड अपना देती है ऐसे डिसेबिलिटी के लिए, तो जो एनजीओ है इन लोगों ने यहाँ पर उसको हाईलाइट करके बताया। अब देखिए आरटीई एक्ट 2009, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आरटीई एक्ट आपसे शॉर्ट में भी, इनफैक्ट कभी कभी लॉन्ग में पूरा आरटीई ही पूछ देता है। तो आरटीई एक्ट में हमेशा ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो आपने अभी अपना पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ा ना 1995, ये भी आ जाता है, और जो एनटीए 1999 का पढ़ा जिसके अंदर आपने देखा आईसीडीएस, एनआरएचएम, एसएससी और आईईसीवाईडी को भी देखा, वो इसके अंदर आ जाता है। तो आरटीई लिखना आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आपने पीडब्ल्यूडी भी पढ़ रखा है और आपने एनटीए भी पढ़ रखा है। क्लियर? तो अब जल्दी से पीडब्ल्यूडी के जो 7 आपने डिसेबिलिटी को पढ़ा, कौन कौन सी डिसेबिलिटी से 7 जिसका 40% या उससे अधिक होना चाहिए, वो कौन कौन सी हैं, तो अब आपको याद होना चाहिए। चलिए हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्या था हमारा, ब्लाइंडनेस। ठीक, साथ में बोलिए, फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप पीडीएफ टेलीग्राम से उसको ले लीजिए, उसके बाद सिर्फ आप रिवाइज करिए, ये नहीं कि फिर अलग से बैठेंगे हम याद करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, रिकॉल करने की कोशिश करिए। पहला था ब्लाइंडनेस, फिर हमने 2 L से और 2 M से याद किया था। क्या था वो, लो विजन एंड लेप्रोसी क्योर्ड था, लो विजन लेप्रोसी कर्ड। तो पहला क्या हो गया, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी कर्ड। इसके साथ ही M से 2 था, एक मेंटल रिटार्डेशन, ठीक, दूसरा क्या है, मेंटल इलनेस, दोनों मेंटल है, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, लेप्रोसी कर्ड, लो विजन, ब्लाइंडनेस। इसके साथ ही एक हियरिंग था कुछ, और एक कुछ क्या था, लोकोमोटर। क्लियर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, और नेक्स्ट आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक, तो देखिए ब्लाइंडनेस हो गया, लेप्रोसी कर्ड, लो विजन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड मेंटल इलनेस। अब इसके साथ ही ध्यान से देखिए,
ऑटिज्म जुड़ जाता है, सेरेब्रल पाल्सी जुड़ जाता है, प्लस स्पीच इम्पेयरमेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसके साथ ही और भी चीज़ें जो है आरटीई एक्ट में नई जोड़ दी जाती हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट के साथ जो हैं वो तो रहेंगे ही, उसके साथ ही ये 3 और, अगर आपसे आरटीई एक्ट पूछता है तो 3 और इसको भी लिखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको पूरा के पूरा पैराग्राफ में करके बताऊँ तो उससे पहली चीज़ तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा जो है दिमाग ख़राब भी करता है, और फिर वो आपको यहाँ समझ में तो आएगा बट एग्ज़ाम में जब आप लिखने जाएंगे तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एकदम कीवर्ड्स को लिखिए, एकदम टेक्निकल पॉइंट्स। अगर आपको 7 याद हैं तो आप इनसे पैराग्राफ बनाना चाहें, पॉइंट्स में लिखना चाहें, डायग्राम्स में करना चाहें, कोई भी क्रिएटिविटी करना चाहें, तो आपके पास ऐसा कंटेंट है ये कि जो आपके नंबर को कभी भी कटने नहीं देगा। क्लियर? तो देखिए ये आरटी जब आप लिखें तो ये 7 को लिखें, साथ में इन तीनों को, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और स्पीच इम्पेयरमेंट या लर्निंग डिसेबिलिटी। क्लियर? तो आरटी इतने से आपका काम हो जाता है। अब हम आरटी के पूरे उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं स्कूल लेवल पे। तो जो डिसेबिलिटी बच्चों के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए स्कूल लेवल पे जो किया गया उसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जो अभी मैंने आपको पीडब्ल्यूडी पढ़ाया, अब उसी का ये आरपीडब्ल्यूडी रिवाइज्ड फॉर्म है। यहाँ पे हो जाता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, और ये 2016 में आया है। यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है कि जो आपने 7 वहाँ पे डिसेबिलिटी को देखा ना, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, कर्ड, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यहाँ पे ये 7 से बढ़ के 21 हो जाता है। क्लियर? इसके साथ ही देखिए नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013, ऑलरेडी आपने इतना पढ़ लिया है, तो अगर आगे का अगर आप नाम भी लिख देते तो उतना भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में ऑलरेडी एक पोर्शन आपको दिया है। तो अपने आंसर के अकॉर्डिंग चीज़ों को, क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट करना है, कैसे फ्रेम करना है, उसको समझिए। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा था कि पॉलिसी और प्रोग्राम दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक नहीं होती। तो प्रोग्राम में देखिए प्रोग्राम अलग अलग चलाए गए हैं स्कूल लेवल पे, किसके लिए? इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के राइट्स के लिए। तो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आप इनके नाम देख लीजिए क्या क्या हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले है एसएसए। एसएसए क्या, यहाँ से आप वही चीज़ें हैं, ठीक है। पहला आपका क्या है? एसएसए। एसएसए क्या है आपका? सर्व शिक्षा अभियान। ये प्रोग्राम से याद रखिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉलिसी का नाम बताइए कि कितनी पॉलिसीज़ थी, तो आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले तो पॉलिसी कौन कौन सी थी। तो कौन कौन सी पॉलिसी थी, तो एक बार रिकॉल करिए कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? एनईपी 1986, फिर आपने आरसीआई देखा, पीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी, आरटीई और नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये सारी की सारी हैं। क्लियर? तो ये आपको इस प्रकार से पॉलिसी को अपने दिमाग में रखना है और प्रोग्राम्स के भी नाम दिमाग में रखना है। ठीक? पहला प्रोग्राम क्या है? एसएसए। एसएसए क्या है भाई? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। दूसरा है आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्लियर? तो आरएमएस से 2009 से 10 के बीच में आया था, 9 में आया था। ठीक? आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, अभी आप समझेंगे कि किस प्रकार से पूरे के पूरे बच्चे के न्यूट्रिशन, हेल्थ, इन सब के लिए इस पे जो है जोर दिया जाता है। डीपीईपी। डीपीईपी आपका क्या है? एक सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्लियर? इसके साथ ही नेक्स्ट है आपका एमडीएम। एमडीएम क्या मतलब होता है? मिड डे मील। इसका मतलब क्या होता है? मिड डे मील, जो 1995 में तमिलनाडु से स्टार्ट किया गया था। क्लियर? अब हम यहाँ पे प्रोग्राम्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे शॉर्ट में भी क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में आपको पार्ट ए और पार्ट बी करके दे देगा। तो वहाँ पे भी आपको जो है दिखता है। जो पेपर है, अगर आप लेटेस्ट पेपर की बात करें तो उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के पेपर को देख सकते हैं, किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आया है। इसके साथ ही मैं पेपर आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान क्या है? प्रोवाइड डिफरेंट स्कीम्स फॉर WSN इन स्पेशल एजुकेशन एज लाइक। तो ये क्या करता है कि जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है CWSN,
CWSN क्या है आपका, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, कि ये स्कीम जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये जो बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, ये उनके लिए एजुकेशन की बात करता है। जैसे ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी सर्व शिक्षा अभियान का एक पार्ट है। अब ये जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि किसी भी बच्चे को आप रिजेक्ट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिसेबिलिटी और हर डिसेबिलिटी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन रहेगी। फैसिलिटीज़ देंगे आप, मिड डे मील, इसके साथ ही PIC प्रोग्राम, उसके साथ टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए कि 8 बच्चों पे 1 शिक्षक जो है वो क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। इसके साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आपका, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। उसके साथ ही जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। तो ये तीनों ही जो है जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए खास तौर पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इसमें बेस्ट कौन सा आपका होता है, इंक्लूसिव वाला जो है वो बेस्ट होता है। क्लियर? तो इंक्लूसिव एजुकेशन सबसे बेस्ट है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा जो है प्रोग्राम वो है RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMSA जो है ये एक स्कीम है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि सेकेंडरी स्टेज पे होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी स्टेज, इंक्लूसिव, ये IEDSS, इसका मतलब क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। जो IEDSS है आपका, जैसे कि प्राइमरी के लिए क्या था आपका SSA, वैसे ही जब बच्चा हायर क्लास में जाएगा तो उसके लिए RMSA को लाया गया। क्लियर? तो ये जो है हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्टेज के लिए ये उसकी बात करता है 6 to 8 की। 2009-10 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी बच्चे हैं ना जो उनका 4 साल का जो सेकेंडरी का स्टेज है, कि जब वो क्लास 8 को पार कर लें, मतलब कि ये होता है कि जब वो अपने एलिमेंट्री स्कूल को पार कर लें, कि जब तक वो क्लास 6 to 8 जब उसको पार कर लें, उसके बाद जो 4 साल और है, ये उन 4 सालों के जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके एजुकेशन की बात करता है। समझ आया? तो मतलब क्या है कि ये किसकी स्कीम है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे सेकेंडरी स्टेज पे होते हैं ये स्कीम उनके लिए लाई गई थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है कि जितने भी बच्चे डिसेबल्ड हैं वो 4 साल की जो उनकी सेकेंडरी स्टेज की जो स्कूलिंग होती है ये उसको कंप्लीट कर लें। ठीक? इसमें जो है PWD एक्ट 1995 का उसको शामिल किया गया। साथ ही साथ PWD एक्ट में अब आपको फिर से यहाँ पे समझना होगा कि जो PWD लिखा है इसका मतलब 7 डिसेबिलिटी यहाँ पर हैं। इसके साथ ही स्पीच इम्पेयरमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटी जो RDE एक्ट में भी जिसको इंक्लूड किया गया था उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया। गर्ल्स विथ डिसेबिलिटीज़ पर इन पर खास ध्यान दिया गया। सेटिंग ऑफ मॉडल इंक्लूसिव स्कूल, इसके साथ ही इसमें जो है एक मॉडल इंक्लूसिव स्कूल की बात की गई है कि ऐसा इंक्लूसिव स्कूल बनाइए कि जिसमें सभी बच्चों को और बाकी लोग, बाकी स्कूल जो इंस्टीट्यूशंस है उसको एज अ मॉडल के रूप में देखें और उस प्रकार से जो है फंक्शनिंग करें। क्लियर? नेक्स्ट इज योर ICDS। ICDS क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये जो है 0 से मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 साल तक की अवस्था है। इसमें मेनली न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाता है। एक न्यूट्रिशन का ध्यान बच्चे के ऊपर भी और जो माँ है उसके ऊपर भी, याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम इंटीग्रेटेड है। इसने बच्चे और माँ दोनों को कवर किया हुआ है। जो कि बच्चा जो है 6 साल से कम का होता है तब तक इस पे जो है फोकस किया जाएगा। तो ये हेल्थ और वेलबींग की बात करता है कौन? ICDS। माँ और बच्चे दोनों के लिए इसीलिए इंटीग्रेटेड है। क्लियर? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन हेल्थ सर्विस, इसके साथ ही सर्विस में ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू 6 मंथ टू 6 ईयर। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब जो माँ है उसके साथ साथ बच्चे को भी जो है जब तक बच्चा 6 वर्ष का हो नहीं जाता मेल न्यूट्रिशन उसको न हो, उससे बचाने के लिए आयरन, फॉलिक एसिड जैसी बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं। और इसके साथ ही ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, वो माँ जो प्रेग्नेंट होती हैं और जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, दोनों लोगों का ख्याल रखने के लिए इसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। इसके साथ ही हेल्थ चेकअप्स की भी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है अंडर द प्रोग्राम ऑफ ICDS। जो यूनिसेफ है इसने जो है इस बात पे चर्चा की है कि जो ICDS है आपका, इसकी क्वालिटी को हम और कैसे क्या कर सकें, एक्सपेंड कर सकें, मतलब और क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसके लिए इन्होंने आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया बड़े बच्चों के लिए। इसके साथ ही विटामिन ए जो है वो यंग बच्चों के लिए, कि जैसे इसको भी आप जो है दवाइयों को दीजिए ताकि बच्चों में क्या हो कि उनके अंदर जो है योग्यता का विकास हो और उनके हेल्थ पर कोई भी लर्निंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सभी बच्चे हेल्दी हों। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डीपीईपी। डीपीईपी आपका एक प्रोग्राम है, 1994 में लॉन्च हुआ था और जैसा मैंने आपको बताया ये एक सेंट्रल की स्पॉन्सर स्कीम है। ये इसलिए बनाया गया था ताकि ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करता है, जो डीपीईपी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करता है। ये कहता है कि प्राइमरी स्कूल जो है, प्राइमरी का एजुकेशन सिस्टम है, उसको रिवाइटलाइज करना, मतलब उसको दोबारा से पुनर्जागृत करना, इसके लिए ये बनाया गया है डीपीईपी को। यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। यूनिवर्सलाइजेशन दैट मीन्स सार्वभौमिकरण की बात की गई है। क्लियर, कि मतलब वो सभी की पहुँच तक हो, जितने भी बच्चे हैं चाहे वो किसी भी कास्ट सोसाइटी से बिलोंग करते हो उन तक प्राइमरी एजुकेशन पहुंचे और वो उस एजुकेशन को अचीव भी करें। डीपीईपी जो है एसेस और रिटेंशन इम्प्रूव लर्निंग अचीवमेंट की पहुंच हो और जिन बच्चों ने ड्रॉप आउट्स रिटेन कर दिया है वो भी वापस आकर के अपनी प्राइमरी एजुकेशन को जो है ऑन रखें। इसके साथ ही इसमें जो कॉस्ट आता है वो कॉस्ट 85% कॉस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 15% जो है वो स्टेट देता है, क्योंकि पैसा जो लगेगा इस प्रोग्राम में वो पैसा कौन देगा, तो वो पैसा 85% तक जो है केंद्र सरकार देगी और जो राज्य है वो राज्य 15% देगा। नेक्स्ट इज योर मिड डे मील। मिड डे मील बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बार आपसे पूछ भी दिया जाता है और कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी तमिलनाडु के जो है राज्य से। 15 अगस्त 1995 को ये क्यों हुआ था? व्यू टू इन्हांस एनरोलमेंट। वैसे तो कहने को ये जो है मिड डे मील है कि बच्चों का पेट भरे, बट मिड डे मील के पीछे जो गहरी योजना थी वो किस चीज़ की थी? एनरोलमेंट को बढ़ाने की। खाने के बहाने ही बच्चे क्या होंगे, स्कूल में आएंगे, रिटेंशन रुकेगा, उनकी अटेंडेंस प्रॉपर होगी, ड्रॉप आउट्स रुक पाएगा। ठीक, तो ये सारी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी थी। बट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी, उन न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को, उनके लेवल्स को भी क्या करना, इंक्रीज करना। और ये किस बच्चों का? क्लास 1 to 5 जो बच्चे पढ़ते थे। क्लियर, तो याद रखिएगा मिड डे मील का एक एक्सपेक्ट तो ये है ही कि उनके न्यूट्रिशनल लेवल को एनरिच करना, बट उसके साथ जो एक और चीज़ है वो क्या है कि किस किन चीज़ों को बढ़ाना, तो एनरोलमेंट को बढ़ाना, अटेंडेंस को बढ़ाना, रिटेंशन को बढ़ाना। लेकिन और क्या चीज़ कम करनी है? ड्रॉप आउट्स, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बीच में, तो उनको जो है रोकना। ठीक, मेन एम देखिए, ये तो इसका तरीका था। मेन एम क्या है? इज टू इंक्रीज द फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, की जो बच्चा स्कूल में जा रहा है उसकी मेंटल ग्रोथ प्रॉपर हो, उसका फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर हो। क्लियर। अब इससे फ़ायदा हमको क्या क्या मिला? सोसाइटी को एमडीएम से क्या फ़ायदा हुआ? इम्प्रूविंग स्कूल एनरोलमेंट, जैसा कि सोचा गया था कि जब मिड डे मील प्रोवाइड किया गया तो इससे स्कूल एनरोलमेंट जो है वृद्धि हुई। ये जेंडर इक्वालिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है, लोग जो है लड़कियों को भी स्कूल धीरे धीरे भेजने लगे। एंड डिस्पेल फीलिंग ऑफ डिफरेंस, एक साथ एक जगह पर बैठ कर खाने से जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें क्या है कि जो डिफरेंसेस की भावना होती है उसकी भी कमी पाई गई। अब आपसे एक आध बार लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई आइडियल इंक्लूसिव स्कूल कैसा होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो देखिए, आइडियल आपने इंक्लूसिव स्कूल में तो देखा कि जिसमें सभी प्रकार के बच्चे रहेंगे, जिनको सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सबका पार्टिसिपेशन होगा, इक्वालिटी की बात की जाएगी। बट अगर हम स्कूल की बात करें, कैसा होता है ये आइडियल इंक्लूसिव स्कूल, तो आइए देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी हम फिगर के माध्यम से ही समझेंगे। ठीक, सबसे पहले रिकॉग्नाइज, जो स्कूल है ना वो रिकॉग्नाइज करेगा कि बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, और रिकॉग्नाइज करने के साथ ही वो रिस्पॉन्ड करेगा बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग। अब जो इसने रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड किया, ये क्या किया? डाइवर्स नीड थ्रू डिफरेंट। अब यहाँ पे डाइवर्स नीड था, क्या था? डाइवर्स नीड। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों की अलग अलग नीड थी। भाई किसी को ब्रेली चाहिए था, तो किसी को टेप रिकॉर्डर, किसी को देखना था, किसी को प्रोजेक्टर चाहिए था, किसी को कंप्यूटर चाहिए था। तो इसने डाइवर्स नीड को देखा, पहचाना और उस पर रिस्पॉन्ड किया थ्रू डिफरेंट स्टाइल्स, रेट ऑफ लर्निंग एंड एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन। तो उसने देखा कि भाई हर बच्चा अपने अपने पेस ऑफ लर्निंग से लर्न कर रहा है, अपने अपने तरीके से सीख रहा है। तो जो ये तरीका है उसके अनुसार इसने क्या कर दिया? अपने स्कूल को बना दिया।
अंतर समझिएगा, इसने बच्चे को नहीं बदला बल्कि स्कूल को बच्चे के अनुसार बदल दिया। तो यही है आपका आइडियल इंक्लूसिव स्कूल। तो आइडियल इंक्लूसिव स्कूल रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड द डाइवर्स नीड थ्रू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टीचिंग, रेट ऑफ लर्निंग एंड एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन। क्लियर। तो ये आइडियल इंक्लूसिव स्कूल है, इसको आप बना भी सकते हैं कि क्या करता है। तो याद रखिए कि आइडियल इंक्लूसिव स्कूल वो है जो कि रिकॉग्नाइज करता है, रिस्पॉन्ड करता है डाइवर्स नीड ऑफ द लर्नर्स थ्रू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टीचिंग, ठीक। इसके साथ ही रेट ऑफ लर्निंग और इंश्योर क्या करता है, क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करता है। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं आइडियल इंक्लूसिव स्कूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखिए, वैसे तो मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स में आपको पैराग्राफ में, खूब बड़े से पैराग्राफ में लिख करके 2-4 पन्ने का दे सकती हूँ, बट एग्जाम में क्या है कि वो पैराग्राफ आपको याद नहीं आने वाला। याद आएगा तो आपको वो पॉइंट्स याद आएंगे कि भाई इंक्लूसिव स्कूल के क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो इसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स आपको खुद पता हैं, आप खुद से उसमें सोचने की कोशिश करिए कि आपने इंक्लूसिव एजुकेशन में इतना कुछ पढ़ लिया तो कैसा होना चाहिए एक इंक्लूसिव स्कूल। तो सबसे पहली चीज़ कि उस स्कूल में क्या होना चाहिए, पहले तो जो आपने ऊपर अभी पढ़ा रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड, आप यहीं से बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं, जैसे कि डाइवर्स नीड को रिकॉग्नाइज करने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानना चाहिए, हर बच्चे के लिए TLM अच्छा होना चाहिए, इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए। क्लियर। उसके साथ ही लर्निंग नीड्स को रिकॉग्नाइज करे, बच्चे के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाए, उनका माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। यही सारी चीज़ें तो होंगी। टीचर्स जो है वो ट्रेंड होने चाहिए, ठीक। क्लासरूम जो है अच्छा होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स अलग अलग होने चाहिए। यही तो होगा एक आइडियल इंक्लूसिव स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यही सारी चीज़ें बस आपको पॉइंट्स में लिखना है। अब जैसे आपने टुगेदरनेस लिखा, अब एग्जाम में आपसे जब ये लॉन्ग पूछेगा तो आप उसके अंदर टुगेदरनेस के खुद से बनाकर लिख सकते हैं कि टुगेदरनेस मतलब कि सभी बच्चे एक साथ रहते हैं, चाहे नॉर्मल हो, एक्सेप्शनल हो, मेंटली रिटार्डेड हो, कैसा भी क्रिएटिव बच्चा हो, सब एक साथ रहेंगे तो सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे, दूसरा बताएगा, तीसरा देखेगा। तो ये क्या है, ये उनके अंदर डिफरेंस को दूर करता है और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको चीज़ों को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। तो इस तरीके से आप उसको जो है एक्सपेंड करके अपने आंसर राइटिंग को और भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज योर इक्वालिटी, समानता की यहाँ पर बात होती है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एक इंक्लूसिव एजुकेशन का जो स्कूल होगा आइडियल, उसका इन्वायरमेंट कैसा होगा, बहुत ही सपोर्टिव होगा। नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट, यहाँ पे हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये नहीं कि नहीं सिर्फ कुछ ही पार्टीशन बच्चे करेंगे पार्टिसिपेट, कुछ पोर्शन ही। पॉजिटिव रिलेशन, लोगों के बीच में क्या होगा, जो बच्चे हैं एक दूसरे का आपस में, टीचर्स का, स्टाफ से, ठीक, और जो है पूरे के पूरे जो स्कूल इन्वायरमेंट है उसके साथ जो है रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। रिकॉग्नाइज स्पेशल लर्निंग नीड्स, इसके साथ ही जो बच्चे हमारे स्पेशल नीड्स वाले हैं, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो लर्निंग की नीड्स है, ज़रूरत है, उसको पहचाना जाएगा और उसके अनुसार रिस्पॉन्स भी किया जाएगा। क्लियर। लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करी जाएगी। रिसोर्स एलोकेशन, जिसको ज़रूरत है, जैसे कोई बच्चा है सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है तो हम उसके लिए जो है रैंप वो लगा देंगे, व्हील चेयर का प्रावधान कर देंगे। क्लियर। इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, कि बच्चे जो है इंडिपेंडेंट भी होंगे और इंटरडिपेंडेंट भी होंगे। दैट मीन्स कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामने वाले को क्या करे, मदद करे, बट और जो डिसेबल्ड बच्चा है वो भी इस प्रकार से लर्निंग करके सीखेगा कि वो क्या हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। रेलिवेंट करिकुलम, करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबके लिए एक समान एक जैसा करिकुलम हम नहीं रख सकते। तो करिकुलम गिफ्टेड के लिए कैसा चाहिए, एनरिच करिकुलम। अगर ब्लाइंड है बच्चा तो उसके लिए थोड़ा सा हल्का करिकुलम हम रखेंगे और एग्जाम्स के प्रावधान नहीं रखेंगे। टीचर्स जो है वो वेल मेंटेन, वेल ट्रेंड होने चाहिए, आइडियल टीचर्स होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर और सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए। मैक्सिमम डेवलपमेंट बच्चे का इंश्योर करना चाहिए और अलग अलग टीचिंग की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना चाहिए। कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। क्लियर। तो ये आपके इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है क्या है, एक आइडियल इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसके मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे दिए। इन पॉइंट्स की मदद से आप खुद से भी बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे जो है जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि करिकुलम और को करिकुलम मॉडिफिकेशन।
अब इससे आपको दिखेगा कि इससे बार बार क्वेश्चन आता ही आता है कि भाई करिकुलम क्या होता है और किस प्रकार से आप जो है करिकुलम में चेंज करके इंक्लूजन को प्रमोट कर सकते हैं, मतलब करिकुलम में किस प्रकार का चेंज करें, कैसा चेंज करें कि वो इंक्लूजन को क्या करे, प्रमोट करे। क्लियर। इसके साथ ही इसके अलावा भी और भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि करिकुलम मॉडिफिकेशन जो है हम डिसेबल्ड के लिए कैसे करें या एक्सेप्शनल बच्चे के लिए कैसे करें। तो यहाँ हम उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो बच्चे हैं अंडर द CWSN, CWSN का मतलब चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स से जो बच्चे हैं उनके करिकुलम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एक करके जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला करिकुलम एडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, सबसे पहले उनके लिए हम किस प्रकार का करिकुलम जो है वो डेवलप कर सकते हैं, किस प्रकार से करिकुलम को चेंज कर सकते हैं। तो नीड स्पेशल ग्लासेस एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स, तो ऐसे बच्चे जो कि देख नहीं सकते इनके लिए हम स्पेशल ग्लासेस का प्रावधान कर सकते हैं और एक स्पेशल इक्विपमेंट। और एडेप्टेशन टू द लर्निंग मटेरियल, उनको हम लर्निंग मटेरियल जो है वो रिटन फॉर्म में न दे करके ऑडियो फॉर्म में दें तो शायद वो क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही टीचिंग अप्रोचेस को भी चेंज करें। टीचर्स जो है कैसा होना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच इन करिकुलम प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन में। अब यहाँ पे ध्यान से एकदम देखिए कि ये है आपका प्लस करिकुलम, तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कैसे करिकुलम की ज़रूरत है, प्लस करिकुलम। ठीक, प्लस करिकुलम की ज़रूरत है। मैंने आपको प्रीवियस मैराथन में बताया है कि गिफ्टेड बच्चों को, जब मैं बताई थी गिफ्टेड बच्चों के लिए हमें कैसे करिकुलम की ज़रूरत है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, मैं बता देती हूँ, एनरिच करिकुलम। ठीक है, एनरिच करिकुलम अगर बात कहेगा तो वो आपके गिफ्टेड बच्चों के लिए होता है, जबकि प्लस करिकुलम विजुअली इम्पेयर्ड। अब यहाँ प्लस नाम सुन के हमें लगा होगा कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा में पढ़ाई जाएंगी जबकि बच्चा तो विजुअली इम्पेयर्ड है। तो ये एक्स्ट्रा का मतलब जो है यहाँ पे ये नहीं है, प्लस का मतलब कि ये अधिक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि प्लस करिकुलम उस करिकुलम को कहते हैं जहाँ जो नॉर्मल बच्चा है जो देख सकता है उसके मुकाबले जो बच्चे नहीं देख सकते उनके करिकुलम में कुछ ऐसी चीज़ों को घटा देना एज अ कॉम्पेंसेशन। क्लियर। इट इज़ नॉट एन एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा की बात नहीं करता, तो कभी भी प्लस नाम सुन करके ये मत समझिएगा कि वो ज़्यादा है, बट अ शॉर्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन द विजुअली इम्पेयर्ड एंड द साइटेड चिल्ड्रेन। एक शॉर्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन के तौर पे जो है ये उनके करिकुलम को थोड़ा सा क्या कर देना, कम कर देना। क्लियर। अब देखिए वेज टू मॉडिफाई, अब हम किस प्रकार से करिकुलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो वेज टू मॉडिफाई है ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक करिकुलम का बता रही हूँ, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, क्योंकि जो आपका करिकुलम मॉडिफिकेशन है ना, अभी हम बहुत सारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए देखेंगे, जैसे कि विजुअली का देख रहे हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। तो ये अगर आप एक के ऊपर ही पूरी रिसर्च करेंगे तो इतना काफ़ी नहीं है, बट फिर भी क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स हैं जो कि जिनकी राइटिंग तेज है, जो फास्ट लिख सकते हैं, तो अगर आपको कंटेंट की बस कमी ना हो, आप चीज़ों को लर्न अच्छे से करिए। क्लियर। तो वेज टू मॉडिफाई करिकुलम, इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 4 चीज़ें जो मैंने बनाई हुई हैं। पहला क्या है, डुप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ओमिशन। ये एक तरीका है कि जिस तरीके से आप करिकुलम को हटाते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं। क्लियर, यही तरीका होता है। अब देखिए कि जब मैं बात करूंगी किसकी, विजुअल की, इसको आप फिगर के तौर पे वहाँ पे ड्रॉ भी करेंगे लॉन्ग आंसर में। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन हम जानते हैं, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या, जैसा असली है वैसा ही साफ साफ दिखने वाला, बिल्कुल दूसरा। तो 70% तो हमारा जो सिलेबस होगा वो इनका नॉर्मल की तरह ही होगा, जैसा उस बच्चे का वैसा ही इनका। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं डीएम, एम से मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसमें थोड़ा चेंज करना। तो भाई मॉडिफाई क्या करेंगे अब हम उस 70% में, तो उसमें हम मॉडिफाई ये करेंगे कि जो चीज़ें विजुअल हैं, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता, तो जो उसमें विजुअल है उसको नॉन विजुअल में चेंज करेंगे कि वो उसको टच करके कर सके। ठीक, तो विजुअल जो चीज़ें हैं उसको नॉन विजुअल या ऑडियो फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक के स्थान पे दूसरे को रख देना। तो यहाँ पे हम टेक्टाइल मटेरियल का यूज़ करेंगे। टेक्टाइल मटेरियल वो है जिसको कि आप टच करके महसूस करके बता सकते हैं, जो उभरे उभरे होते हैं वो टेक्टाइल मटेरियल है।
नेक्स्ट इज़ द ओमिशन। ओमिशन में हम क्या करते हैं, जो अनअवॉइडेबल होता है कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, ये लास्ट स्टेप होता है। तो जब भी हम करिकुलम को चेंज करते हैं तो करिकुलम एडेप्टेशन बिल्कुल यही चीज़ है। जो ये मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है ना, तो एडेप्टेशन आप कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप डुप्लीकेट, पहले तो कितनी चीज़ें आपको कंटेंट को सेम रखना और क्या क्या सेम रखना है वो कर लिया, फिर उसमें से किन किन चीज़ों को मॉडिफाई करना है, सही करना है, किस चीज़ को हटा करके दूसरी चीज़ को लाना है। जैसे टी डायग्राम दिया तो टी डायग्राम को आप हटा दीजिए, क्योंकि डायग्राम तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा, उसकी जगह आप क्या लगा दिए, टेक्टाइल मटेरियल का यूज़ कर दिए। क्लियर। और लास्ट हो जाएगा ओमिशन। इसके साथ ही हम कोऑपरेटिव ग्रुप प्रोजेक्ट, जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको हम ग्रुप प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि वो अपने सहयोगियों के साथ मिल करके उस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ ही लैब एडेप्टेशन, जो लैब वाले काम है उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान कर दें एडेप्टेशंस की, वो आसानी से उस चीज़ को क्या कर सकें, उसमें अपने आप को सहज महसूस कर सकें। तो ये याद रखिएगा, ये पहला करिकुलम हमने किसके लिए देखा, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। किस प्रकार का करिकुलम, कुछ भी याद नहीं आएगा तो प्लस करिकुलम। तो स्टार्टिंग बस अगर आपको याद नहीं आएगा ना कुछ भी, तो बस आप ये समझ जाइएगा कि विजुअल इम्पेयर्ड होता क्या है, प्लस करिकुलम, और ये जो वेज टू मॉडिफाई है ना, इसका फिगर बना दीजिए। ठीक। इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए हम किसको देखेंगे, हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट दैट मीन्स वो बच्चे जो कि सुन नहीं सकते हैं। तो भाई जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए हम करिकुलम को किस प्रकार से चेंज करें। तो सबसे पहला स्पीच ट्रेनिंग, वो सुन नहीं सकते बट उनको बोलने की तो हम ट्रेनिंग दिला सकते हैं, स्पीच ट्रेनिंग। टोटल कम्युनिकेशन के उनके जो है कि पूरी तरीके से ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज बोल क्या रहा है उसके आधार पे सिखाना। ऑडिटरी ट्रेनिंग, सुनने की जो है वो ट्रेनिंग भी दिला सकते हैं, बट अगर वो पार्शियल डीफ है तभी। क्लियर। टीचिंग लैंग्वेज जो है, टीचिंग लैंग्वेज को समझाना। टीचिंग रीडिंग, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। कन्वर्सेशन एंड मोर इंटरेक्शन। साइन लैंग्वेजेस, याद रखिएगा जो बच्चे हियर सुन नहीं सकते वो साइन लैंग्वेजेस की मदद से भी जो है पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट इन ओरल प्रेजेंटेशन, जब ओरल प्रेजेंटेशन हो तो वहाँ अगर टीचर पूछे तो बच्चा तो सुन ही नहीं पाएगा। तो इस केस में क्या है कि वहाँ पे कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करना कि बच्चे को समझ में आए कि टीचर क्या बोल रही है। तो ये आप किसके लिए कर सकते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए। ये क्या है आपका करिकुलम एडेप्टेशन है, जिसमें स्पीच ट्रेनिंग, टोटल कम्युनिकेशन, टीचिंग लैंग्वेज, टीचिंग रीडिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग, कन्वर्सेशन एंड मोर इंटरेक्शंस, साइन लैंग्वेज एडजस्टमेंट और ओरल, ये सारी चीज़ें इसमें जो है होती हैं। वो क्या है हमारा, वो है हमारा मेंटल रिटार्डेशन। क्लियर। मेंटल रिटार्डेशन वो बच्चे जिनका आईक्यू जो है एवरेज से क्या होता है, कम होता है, उन बच्चों को हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। जब हम मेंटल रिटार्डेड की बात करते हैं तो मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए हम जिस प्रकार से करिकुलम की बात करते हैं ना, तो मैंने जैसा कि आपको बताया अभी कि प्लस करिकुलम आएगा तो हमेशा विजुअली इम्पेयर्ड के साथ हम जाएंगे। ग्रेडेड करिकुलम अगर हमें कह देता है तब हम किसके साथ जाएंगे, तो अब हम उसी के बारे में कि जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं वो किसके साथ जाएंगे, ग्रेडेड करिकुलम के साथ। जबकि एनरिच करिकुलम गिफ्टेड के लिए, तीनों में अंतर एकदम अच्छे से याद करिएगा, ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी बहुत हेल्प करेगा। मेंटल रिटार्डेशन देखिए क्या है कि सेल्फ हेल्प स्किल डेवलपमेंट। तो देखिए भाई कि जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है उसमें भी माइल्ड होता है और सीवियर होता है। बहुत सारे तरीके के प्रोफाउंड, माइल्ड, सीवियर केसेस अलग अलग होते हैं। कुछ को हम ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं, कुछ एडुकेबल होते हैं, कुछ टोटली डिपेंडेंट होते हैं। हमने प्रीवियस मैराथन में समझा है, तो वो जो पहले भी आपने क्लासेस की हैं मैराथन की जो देखी हैं, तो उसके भी नॉलेज को आप यूज़ करें, क्योंकि एग्जाम पेपर में ना आपको पूरे के पूरे ओवरऑल सिलेबस से जो आपका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर लिखना होता है, न कि स्पेसिफिक कि अब छोटे बच्चे नहीं आप क्लास के कि नहीं इस चैप्टर में तो मैंने इतना ही पढ़ा तो मैं इतना ही लिखूंगा। वहाँ एग्जाम में आपका जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड और कॉमन सेंस बहुत मायने करता है। क्लियर। तो देखिए ग्रेडेड करिकुलम आपने पढ़ा मेंटल रिटार्डेशन के लिए, तो बच्चों को हम सेल्फ हेल्प स्किल सिखाएंगे कि भाई वो अपने दिनचर्या के काम खुद से कर सकें। प्रॉपर ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन, इसके साथ ही हम उनको बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स को भी क्या करेंगे, सिखाएंगे, जो बच्चे क्या होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज योर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट मतलब जिन बच्चों का दिमाग जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से काम नहीं करता है। तो देखिए जो बच्चे धीमे धीमे समझ पाते हैं, तो हमेशा याद रखिए इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट में ना आपको ठोस याद रखना है। ठोस का मतलब क्या है कि यूज़ कॉन्क्रीटर मटेरियल। ऐसे बच्चे जो है ना
किसी चीज़ को सोच नहीं पाते हैं, इमेजिनेशन उनकी पावर बहुत कम होती है। तो आप हमेशा कॉन्क्रीट मटेरियल का यूज़ करिए उनको समझाने में, और जब आप उनको समझा रहे हैं तो आप छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ करके उनको समझाएं। एक साथ उनको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो स्मॉल स्टेप्स में उनको जो है धीरे धीरे समझाएं। इसके साथ ही फीडबैक भी लेते रहें कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर, फीडबैक जो है ये आपको करना है, और साथ ही साथ फीडबैक बच्चे से भी लेना है, और आपको बच्चे का भी फीडबैक जो है करते रहना है कि इवैल्यूएशन के थ्रू। ठीक, टास्क एनालिसिस एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। टास्क एनालिसिस का मतलब यही होता है कि जो आप स्टेप वाइज स्टेप टू स्टेप करते हैं, एक के बाद दूसरे स्टेप पर जाते हैं। और बिहेवियर मैनेजमेंट, ठीक है, ब्रेलियन प्ले टेक्निक, जैसा कि बताया कि कंक्रीट मटेरियल, बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत तेज नहीं है तो आप उसको धीरे धीरे सिखाएंगे, और अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको ब्रेली प्ले टेक्निक, और मैथ्स अगर पढ़ा रहे तो टेक्टाइल मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो व्हाट इज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़, की जो आप सब्जेक्ट में क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं वो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो आउटसाइड क्लासरूम करते हैं, जो आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स, गेम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उनमें भी एडेप्टेशन करना, कि ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मल बच्चे ही उसको खेल पाए। आप रेस करा रहे हैं, जो बच्चा चल नहीं पा रहा है वो रेस कैसे करेगा, तो उसके लिए आपको दूसरे करिकुलम की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, एडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब यहाँ जानना ये ज़रूरी है कि सबसे पहले मोटर स्किल्स क्या होते हैं। मोटर स्किल्स, जैसे जो बच्चा है जब से वो पैदा होता है तब से हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ उसकी मालिश होती ताकि उसकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत हो जाएं। ठीक, तो जो मोटर एबिलिटीज़ हैं, कभी कभी कुछ बच्चों में जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉपरली जो है डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो इस कारण से जो है क्या होता है, उसके बॉडी पे कभी कभी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब ये मोटर एबिलिटीज़ भी फाइन भी हो सकती हैं और ग्रॉस भी हो सकती हैं। तो ये मोटर एक्टिविटीज़ कभी कभी क्या करती हैं, ब्रेन पर भी इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि परसेप्चुअल मोटर एबिलिटी, इम्प्रूव्ड विजुअल मेमोरी, कि जो है ऐसे बच्चों में आप क्या करिए कि विजुअल मेमोरी को अधिक से अधिक दिखाइए, उनको इम्प्रूव करिए, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन सिखाइए, सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट कराइए, उनको विजुअल और स्पेशल टच करके देखें चीज़ों को, तब वो उनके लिए अच्छा होगा। और इसके साथ ही फिगर ग्राउंड, दोनों चीज़ें दिखाएं। क्लियर। फिगर ग्राउंड एक्टिविटीज़ का मतलब कि आप उनको जो है विजुअल फिगर के रूप में भी दिखाएं और बाहर ले जा करके उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी दें। कम्युनिकेशन एंड मोबिलिटी। क्लियर। अब बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की। लर्निंग डिसेबिलिटी भी आपने प्रीवियस मैराथन में देखा है क्या होती है लर्निंग डिसेबिलिटी की, जहाँ पे बच्चा जो है किसी भी चीज़ को सीखने में, जो नॉर्मल बच्चा आसानी से सीख सकता है, उसको सीखने में भी उसको डिसेबिलिटी का मतलब उसको असहज महसूस होता है। अब ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वैसे कई प्रकार की है। क्या है, इसको लर्निंग डिसेबिलिटी एक ADD है। ADD का मतलब क्या है, ऐड नहीं है, ये जोड़ना नहीं है, इसका मतलब है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ठीक है। एक है आपका ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्लियर। लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर हम लोग डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्नोमिया जैसी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। इनके लिए प्रावधान ये है कि आप राइट वर्ड टेक्निक का प्रयोग करें, और जैसे कि आप अलग अलग चीज़ों को जोड़ जोड़ के उनको बताएं, और उससे क्या होगा, उनकी मेंटल इमेज को फॉर्म करें, क्योंकि बच्चे को शब्द उल्टे दिखते हैं, लिखता है तो सारी चीज़ें उड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो उसके मेंटल इमेज फॉर्म नहीं हो पाता है। तो ऐसा गेम खिलाएं जिससे उसके मस्तिष्क पटल पर, जो उसका ब्रेन है, उस पर क्या हो, इमेज का फॉर्मेशन हो सके। को करिकुलर एक्टिविटीज़ अब हम कैसे बढ़ा सकते हैं डिसेबल्ड बच्चों का, तो इसके लिए हम टीम वर्क करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड कमिटमेंट, ये चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप करेंगे, उसको सिखाएंगे खेल के माध्यम से। क्लियर। इसके साथ ही ये जो मैंने अभी आपको बताया ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए कौन कौन से गेम्स हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल में भी आप इसको डाल सकते हैं, आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। ब्लाइंड सॉसर, थिएटर, स्कल्पचर एंड म्यूजिक, ये वो बच्चे जो कि देख नहीं सकते। क्लियर। अब वो बच्चे जो कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, हाइड एंड सीक, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, पजल और योगा, ये चीज़ें आप जो है, जो बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत है उनके साथ आप इन गेम्स को जो है ट्राई करा सकते हैं। क्लियर।
अब हम आते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज। टीचिंग स्ट्रैटेजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया है ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टू द पॉइंट। जितना भी है आपका पूरा के पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप इन 4 मैराथन्स को जो मैं कराऊंगी उनको देख लीजिए, पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन आपका कवर हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर के सिर्फ पढ़ करके जाइए, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस एज इट इज़ और पूरे अच्छे नंबर से आप जो है पास होंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, टीचिंग स्ट्रैटेजी। टीचिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है कि शिक्षण के कौन कौन सी तकनीकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, तरीके हैं जिसकी मदद से हम बच्चों को, जो डिसेबल्ड हमारे बच्चे हैं उनको हम पढ़ा सकते हैं। तो वैसे तो कई सारे मेथड्स हैं। ठीक, एग्ज़ाम में कभी कभी आपको दे देगा कि मेथड्स लिखिए, तो आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। अगर कोई एक दो उसने नाम दे दे तो आपको उसके बारे में लिखना होगा। ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ वैसे तो हैं बहुत ही ईजी, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बट यही है कि जैसे आपको सबके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से मैंने इसको कम से कम 3-4 बुक से और इंटरनेट की मदद से मैंने पूरा अपना आंसर नोट्स बनाया था। तो इसीलिए ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगी, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आप एक बार में एक किताब से ही पढ़ेंगे। बहुत कम लर्नर्स होते हैं जो अपने नोट्स को खुद से बनाते हैं। तो आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ करिए और इसको जो है अच्छे से समझिए, देखिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। टीचिंग स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे अलग अलग टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, मल्टी सेंसरी एंड टीम टीचिंग। कोऑपरेटिव एक बार जिस्ट में समझिए। कोऑपरेटिव क्या होता है कि जहाँ पे ना अलग अलग कई सारे लोग मिलकर के एक काम करेंगे। पीयर का मतलब होता है जब दोस्त दोस्त, जैसे आपका जो दोस्त है वो आपका पीयर है। एसकी लर्निंग, इसके साथ ही रिफ्लेक्टिव टीचिंग, कि जब जो है टीचर वो जो पढ़ा रहा है उसको खुद को पता है कि वो क्या पढ़ा रहा है, उसका इवैल्यूएशन कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। मल्टी सेंसरी, जहाँ पे एक से अधिक सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं टीचिंग में, वो मल्टी सेंसरी होगा। टीम टीचिंग, जब कई ढेर सारे टीचर्स मिलकर के पढ़ाते हैं। ये तो एकदम कॉमन सी बात रही। अब एक एक करके हम इसको समझेंगे कि क्या क्या होता है। क्लियर? तो पहला है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? वेरियस स्मॉल ग्रुप इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, मतलब अलग अलग स्मॉल ग्रुप्स में जो इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर होता है वही आपका क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग। ये एक सक्सेसफुल टीचिंग स्ट्रैटेजी है जो कि स्मॉल टीम्स में हम बांटते हैं। मतलब कि टीचर क्या करेगा, छोटे छोटे टीम्स में बांट देगा, और ये सेम एबिलिटी वाले बच्चों को नहीं, क्योंकि वो गलत होता है। हमें डिफरेंट एबिलिटी लेवल वाले बच्चों को एक साथ करना है और उन्हें अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज़ को देना है, ताकि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो, चेंज हो, बढ़े। ठीक, तो पहली चीज़ कि जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होगी। दूसरी चीज़ कि अलग अलग छोटे छोटे टीम्स में हम उनको बांट देंगे। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है ना, जो हमारा CAP कॉग्निटिव एक्सपेक्ट है ना, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जो ब्लूम द्वारा दिया गया है, उसमें से C और A एक्सपेक्ट का डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, एक कॉग्निटिव और दूसरा इफेक्टिव। क्लियर? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, क्योंकि ग्रुप में हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि भाई आपके टीममेट में कोई लीडर है या मेन है उसी का है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, आपकी खुद की भी है और आपके पार्टनर की भी है। अब देखिए स्टेप्स क्या हैं। ये स्टेप्स को अगर आप इस तरीके से ना एग्ज़ाम में अगर आप सिर्फ इन स्टेप्स को लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और स्टेप्स को फिगर में, वैसे तो ये पैराग्राफ में लिखा होता है, बट इसको फिगर में मैं बनाती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि फिगर आपके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और आपके आंसर को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? टीचर। यहाँ पे 3 से 6 बच्चे इन्होंने लिए, ठीक है। वर्क, लर्न एंड लर्न टुगेदर। अब यहाँ वो खुद में काम करेंगे और सीखेंगे, तो कौन ऐसा करेगा? टीचर? नहीं, बच्चे। टीचर ने ऑर्गेनाइज किया, 3 से 6 बच्चों का ग्रुप लिया, उन लोग को एक साथ काम करने दिया, एक साथ सीखने दिया, और उनको रोल असाइन किया कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। फिर कोऑपरेटिव रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, इसके साथ ही वो लोग उसमें रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी कोऑपरेटिव की, इन सब में से सहमत होकर बताइए सबसे अच्छा कार्य किसने किया, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किसने दिया। तो उस आधार पर प्राइजेस भी जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्या था? ये है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के देखिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप खुद से सोच कर भी कर सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को आपसे कहूँगी कि जितने भी बच्चे हैं कि
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें अपना ज़रूर कुछ ना कुछ एसेंस कंटेंट अपना राइट डाउन किया करिए, अपने से लिखा करिए। किसी का देख कर रट कर करना तो आपका दिमाग किस काम का, वो डंप होता जाएगा, जैसे माइंड नंबिंग होता है ना, वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करिए। आप खुद से सोचिए कि आप कोऑपरेटिव लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते, आपको मैंने बता दिया क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। सोचिए यहाँ पे ग्रुपिंग की जा रही है, वो भी हेट्रोजीनियस, तो ग्रुपिंग की जाएगी तो बच्चे डिफरेंसेस को समझ सकेंगे। बच्चे जो कमज़ोर बच्चा है वो अच्छे वाले से कुछ सीखेगा, उसके कॉन्फिडेंस में वृद्धि आएगा। ठीक इस प्रकार से बहुत सारे इंटरेक्शन होगा सबका। ठीक, और जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई तो पार्टनर है उसका तो है ही, लेकिन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगा। यही सारी चीज़ें तो होंगी, तो इनको अपने से भी करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब पेन रुकती है तो उसका साफ मतलब होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही हैं। और वो नहीं आने के पीछे कारण ये नहीं होता है कि आपको नहीं आता है, नहीं आने के पीछे कारण ये होता है कि आपने कभी कोशिश ही नहीं की, आपने अपने आप को कभी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास ही नहीं किया, कि आप रटने के आदी हो चुके हैं। तो वो चीज़ को थोड़ा सा कम करिए। समझाना इसमें मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं आपको चीज़ों को अच्छे से समझा सकूं, आपको ये समझ में आए। ठीक, अदरवाइज़ जो कंटेंट है वो तो आपको बहुत सारी किताब में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल पूरा अच्छे से नोट्स बाकायदा मोटे से बुक की तरह पब्लिश करके दे भी दिया जाता है। तो इसलिए अपना थोड़ा सा कॉमन जो है वो यूज़ करिए और अपने से चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करिए। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए बहुत सारे हैं, जैसे कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, जो इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर आश्रय है वो पॉजिटिव है, बट इसी के साथ ही इंडिपेंडेंसी भी यहाँ पर है। हर व्यक्ति की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरेक्शन है, ग्रुप प्रोसेसिंग है, स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं। अब हम आते हैं टाइप्स के ऊपर। जब हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, तो पहला है फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप। फॉर्मल मतलब कि जो औपचारिक कार्यों के लिए बनाया गया है, जैसे सेशंस हो गए, टास्क हो गए। दूसरा है इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग सेंटर्स। इनफॉर्मल मतलब कि अनौपचारिक रूप में, जो कि कभी थोड़े थोड़े समय के लिए बनाई जाती है, जो टेम्परोरी होती है। थर्ड है कोऑपरेटिव बेस ग्रुप। कोऑपरेटिव बेस ग्रुप एक लंबे अवधि तक चलने वाले जो काम होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन क्लासरूम। क्लासरूम में आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सिखा सकते हैं, आपको तरीका बताया। अब इसमें पहली स्ट्रैटेजी है थिंक पेयर शेयर स्ट्रैटेजी। क्या है हमारा? TPS, थिंक पेयर शेयर स्ट्रैटेजी। साथ में बोलिए थिंक पेयर शेयर स्ट्रैटेजी। थिंक क्या है? आपने पहले सोचा किसी चीज़ के बारे में कि यार ये चीज़ें हमें करनी है, फिर पेयर कर दिया लोगों का। जैसे आपने 3 या 4 बच्चों का ग्रुप लिया, उसको पेयर कर दिया और फिर शेयर किया सबसे। मतलब कि अब यहाँ पे मैंने फिगर से बताया है, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे 4 बच्चे बैठे हैं। 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 और 4। हमने थिंक किया, सोचा कि यार क्या खेला जाए, क्या किया जाए। अब पेयर किया, अब क्या कर दिया कि 1 को 2 के साथ पेयर कर दिया और 3 और 4 को पेयर कर दिया। अब कोई चीज़ हमने डिस्कस की इस टॉपिक या उस टॉपिक किसी चीज़ के ऊपर, उसके बाद अब ये जो 1 2 वाला है ये किसके पास जाएगा? 3 4 के साथ शेयर करेगा और 3 4 वाला 1 2 के साथ शेयर करेगा। और फिर ये दोनों के दोनों लोग मिलकर के किसके साथ शेयर करेंगे? पूरी की पूरी क्लास के साथ उस चीज़ को शेयर करेंगे। तो ये एक तरीका है कोऑपरेटिव लर्निंग करने का। ठीक, जिसको TPS कहते हैं, थिंक पेयर शेयर स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है जिक्सॉ स्ट्रैटेजी। जिक्सॉ स्ट्रैटेजी जो आपकी क्या है कि यहाँ पे 2 स्टेप्स में आप इसको कंप्लीट होता देखते हैं। एक फोकस ग्रुप होता है, एक टास्क ग्रुप होता है। किसमें? जिक्सॉ स्ट्रैटेजी में, फोकस ग्रुप एंड टास्क ग्रुप। अब यहाँ पे भी ना अलग अलग बच्चों को अलग अलग ग्रुप दिया जाता है, कि मतलब जैसे अगर ये मान लीजिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, तो अब इस ग्रुप 1 को एक टॉपिक, ग्रुप 2 को एक, ग्रुप 3 को एक, ये फोकस ग्रुप बना दिया गया कि आपका ये टॉपिक, ये आपका ये। अब स्टेप 2 में जो टास्क ग्रुप आता है उसमें सभी स्टूडेंट को मिक्स कर दिया जाएगा कि पहला दूसरा इसके साथ जाओ, तुम इसके साथ, मतलब सबको मिक्स करने के बाद जो है वो उनको जो है कॉमन टास्क और कोई भी समस्या दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले वाले में सिर्फ 1 1 1 था, बट यहाँ देखिए सारों मिक्स हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी आपस में मिक्स हो गए। अब इसके बाद हम इनको
इनको जो है प्रॉब्लम देंगे, टास्क देंगे, और तब इनकी कॉम्पैटिबिलिटी देखेंगे कि ये जो है किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। इस प्रकार इनका क्या होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है। इसके साथ ही कई बार आपको और भी कई तरह के मिल जाते हैं। 3 स्टेप इंटरव्यू स्ट्रेटजी आपको देखने को मिल जाता है, नंबर हेड टुगेदर, बहुत सारे हैं। 3 स्टेप इंटरव्यू वही है कि पहले बच्चे जो हैं उनको पेयर्स में अलग अलग कर दीजिए, फिर एक दूसरे का इंटरव्यू लें, फिर वो पेयर मिलकर के किसी तीसरे का इंटरव्यू लें। इस प्रकार से भी कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। नंबर हेड टुगेदर स्ट्रेटेजी, यहाँ पे वही है कि एक नंबर असाइन करेंगे, ठीक, या तो बच्चे को भी कर सकते हैं इंडिविजुअली या ग्रुप में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद टीचर उस ग्रुप में से किसी एक बच्चे को जो है रेंडमली कॉल करेगा और उसमें से कोई एक स्पोक पर्सन खड़ा होकर के बोलेगा आपस में जो है सहमति के आधार पर। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसकी मदद से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, और ये जो तरीका है ना, ये तरीका आप इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ही अच्छे से कोलैबोरेटिव लर्निंग को आप बढ़ा सकते हैं। टीचर जो क्लास में जो है गेम्स खिलाते हैं या चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कोई डिबेट्स है, कोई टॉपिक्स हैं, तो इस टेक्निक का यूज़ करके वो अच्छे से इन चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग इज अ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी। हमेशा याद रखिए पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या है कि जो आप अपने दोस्तों से सीखते हैं वो आपका क्या है, पीयर ट्यूटरिंग। अब ये जो पीयर ट्यूटरिंग है ना, यहाँ पे 2 लोग होते हैं। कौन होते हैं भाई? 2 लोग, एक ट्यूटर, एक ट्यूटी। ट्यूटर क्या होता है, जो सिखाने वाला, ट्यूटी जो सीखने वाला। रोल चेंजिंग क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई टीचर होता तो नहीं है, होते तो दोनों बच्चे ही हैं, दोनों स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक बार आप अपने पार्टनर को पढ़ाएंगे और दूसरी बार पार्टनर आपको बताएगा, तो ये पीयर ट्यूटरिंग होता है। क्लियर? स्टूडेंट पार्टनरशिप लिंकिंग हाई अचीविंग स्टूडेंट, मतलब, और यहाँ पे जो लिंक किया जाता है ना, वो एक हाई स्टूडेंट जो हाई अचीवर होता है उसका लो के साथ किया जाता है, ठीक, और लो वाले का उसके कंपैरेबल के साथ, ठीक है, ताकि जो हाई वाला है वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को बताए जो कि कमज़ोर जो बच्चा है उसको आए और वो अपनी चीज़ों को क्या करे, अच्छा कर सके। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मॉडल्स, जैसे कि अभी हमने उसमें देखा कि कौन से अलग अलग थे, 3 इंटरव्यू था, जिक्सॉ पजल था, तो इसी प्रकार इसमें भी है क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग। क्लास वाइज का मतलब क्या है कि एक ही क्लास के 2 बच्चों को आपने ले लिया, ठीक, 2 बार इसको आप कर सकते हैं। जैसे क्लास 8 है, इनके 2 बच्चे, और जैसे क्लास 10th में कराएं तो एक पूरे इनके बच्चों को, ठीक, मतलब सेम क्लास में है, तो ये क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग होगा। ये काफ़ी इजी होता है। क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग वही है कि भाई एक को आप बड़े बच्चे को लेंगे, एक छोटे बच्चे को लेंगे, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा होगा ट्यूटर हमेशा वही होगा और छोटा वाला हमेशा ट्यूटी होगा, ठीक। सेम एज पीयर ट्यूटरिंग बताता है कि भाई सेम एज के ग्रेड लेवल के बच्चे को आप लेंगे, 10 साल के लिए तो 10 साल के दूसरे को लेंगे। रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग ये बताता है कि पहले तो इन दोनों ने किया, ठीक, फिर उसके बाद ये कहाँ चला गया, ये इसके साथ चला गया, और जो रेड वाला है वो कहाँ चला गया, इसके साथ चला गया। तो ये लोग एक दूसरे से फेर बदल करने के बाद जो है पीयर ट्यूटरिंग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग इसके भी जो है आपके चीज़ें होती हैं। एक है आपका पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजी, शॉर्ट में इसको हम पाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल्स, PALS, पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजी। ये भी आपके पीयर ट्यूटरिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये किसका फॉर्म है? फॉर्म ऑफ CWPT। CWPT क्या है? क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग। जो पाल्स है वो किसका फॉर्म है? क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग का ही एक फॉर्म है। यहाँ पे टीचर जो है पेयर करते हैं बच्चों के साथ हु नीड एडिशनल। पाल्स में खास चीज़ें क्या है कि अभी तक आपने जितनी भी पीयर ट्यूटरिंग देखी, उन सभी पीयर ट्यूटरिंग में क्या हो रहा था? उन सभी में बच्चे का बच्चों के साथ हो रहा था, चाहे वो बच्चा हायर क्लास का हो या लोअर क्लास का हो। बट पाल्स में टीचर के साथ एसोसिएट होता है बच्चा। वो बच्चे जिसको कि कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, एडिशनल इंस्ट्रक्शन उसको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज है, तो ऐसे बच्चों को टीचर के साथ एसोसिएट करके बताया जाता है। क्लियर? फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सभी के सभी लोग अपने पार्टनर के साथ जो है वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, यहाँ पे आपको एक फिगर भी दिख रही है, फिगर के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। टीच सेल्फ असेस कंसिडर प्रैक्टिस। जैसे टीचर है, टीचर ने टीच किया, सेल्फ एसेस, फिर देखा खुद तक पहुंच के कि मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चे को आ रहा है या नहीं, फिर जो नहीं आया उसको लिखा, जो आया उसको कंसिडर किया, फिर वापस से प्रैक्टिस किया, और फिर वापस से टीच किया, फिर वापस से देखा कि कोई कमी तो नहीं है, कमी है तो उसको लिखा, और फिर उसको लिखने के बाद क्या किया, उसको फिर वापस से प्रैक्टिस किया। क्लियर? तो यही आपका रिफ्लेक्टिव साइकिल होता है।
तो मैं इसको एक बार आपको पढ़ देती हूँ। टीचर थिंक ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, कैसा चल रहा है। एनालाइजिंग हाउ समथिंग वाज टॉट एंड हाउ द प्रैक्टिस माइट बी इम्प्रूव्ड एंड चेंज फॉर बेटर लर्निंग आउटकम। मल्टी सेंसरी टीचिंग दैट मीन्स कि ये वो जहाँ पे एक से अधिक सेंसेस, जैसे कि जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो अभी आप मल्टी सेंसरी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप मेरी आवाज़ को सुन भी रहे हैं और आप जो है पीपीटी के थ्रू इसको देख भी रहे हैं, तो आप पे क्या है, आंखें भी चल रही हैं और जो आपके ईयर्स हैं वो भी जो है एक्टिव हैं। डिसलेक्सिक स्टूडेंट दैट इज यूज्ड बाय क्लिनिकली ट्रेन्ड टीचर्स। मल्टी सेंसरी वही जिसमें कि आपके विजुअल भी मिले हों, देख भी रहे हैं, ऑडिटरी, टेक्टाइल, टच भी कर रहे हैं, या किनेस्थेटिक, आपको पता हो रहा है कि कहीं कुछ ना कुछ मोशन में चीज़ें चल रही हैं, तो ये मल्टी सेंसरी होता है। वही टीम टीचिंग क्या है आपका? टीम टीचिंग जहाँ पे कई सारे टीचर्स मिलकर के एक साथ जो है किसी एक टॉपिक को जो है पढ़ा रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक। हर टीचर अपनी अपनी बारी आने पे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ और भी आपके जो है टीचिंग के स्ट्रैटेजीज लिखे हुए हैं, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड। तो आपका इतना काफ़ी है। उसके बाद भी आप इनके नाम अगर चाहें तो आप नाम एग्जाम में सिर्फ नाम भी दे सकते हैं, उतना भी सफिशिएंट है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट वीडियो थी यूनिट 3 के ऊपर। अब हम यूनिट 4 जो है उसकी कंप्लीट वीडियो जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए मैराथन सीरीज़ में बनाएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लर्नर्स तक, जिनको ज़रूरत है ऐसी वीडियोस की, उन तक ज़रूर पहुंचाएं। और पहली बार अगर राजर्षि क्लासेस पे विजिट कर रहे हैं तो राजर्षि क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।